उस प्रक्रिया में जब चलते हैं तो प्रक्रिया में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, वो हमें पता है, वो उतार चढ़ाव आएंगे। और वो जो उतार चढ़ाव आए, तब व्यक्ति के पास में कोई हाथ थामने वाला हो कि तुम आगे बढ़ो, कोई उसको यूं पीठ पे थप्पी दे दे कह रहे कर लेगा तो कुछ नहीं है, चल जाएगी, सब काम हो जाएगा, ऐसा कोई करने वाला हो, तो ऐसी एक टीम जो है वो स्प्रिंग बोर्ड के पास में है। और लक्षिता मैम इसके अंदर जितनी भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छे मेंटोर के रूप में कार्य जो है वो करते हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगा लक्षिता मैम को। इनके बाद में, लक्षिता मैम के बाद में सरिता शर्मा रैंक 21 आएंगे, लेकिन पहले लक्षिता मैम से आप मिल ले तो ये आपको आगे की बात बताएंगे। तालियों के साथ में इनका स्वागत। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो विजय सर ने काफ़ी कुछ आपको गाइडेंस दी, काफ़ी कुछ मोटिवेट भी किया कि आप सबसे अच्छा बड़ा लक्ष्य जीवन का बनाकर यहाँ आए हैं। और जैसा विजय सर ने कहा कि लक्ष्य बड़ा होना भी चाहिए। जीवन को सार्थक अगर बनाना हो, आपकी मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि आपके हिसाब से सफल जीवन क्या होगा, एक ऐसा जीवन जो सार्थक हो, जिसका कुछ अर्थ हो, जिसमें आप कुछ अचीव कर पाए लाइफ में, और केवल खुद के ही लिए नहीं, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ अचीव कर पाए। और वो कब संभव है? जब आप क्या करें? सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज का पार्ट बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। लक्ष्य बड़ा होना बहुत जरूरी है, जैसा आपको विजय सर ने बताया। और सफलता की सबसे पहली सीढ़ी जो है वो यही है कि आप ये निर्णय ले लें कि आपको कुछ बड़ा करके दिखाना है जीवन में, चाहे वो बड़ा किसी भी फील्ड में हो। और आपने ये आज जो डिसीजन लिया है कि आप सिविल सर्विसेज में आने के लिए आपने पहला कदम उठाया है यहाँ पर इंस्टीट्यूट में आकर और इस सेमिनार का पार्ट बन के, तो जैसा विजय सर ने कहा आप बधाई के पात्र हैं, तो वो तो हैं ही आप। और उसके अलावा जो है, जैसा विजय सर ने आपको बताया कि इसमें प्रक्रिया मायने रखती है, प्रोसेस। और प्रोसेस में क्या करना है? बहुत सरल से स्टेप्स हैं। जैसा विजय सर ने बताया कि सिलेबस है, सिलेबस में जो लिखी है चीजें, वो चीजें आपको पढ़नी है। आपको जर्नलिस्ट बनना है हर सिलेबस में, हर सब्जेक्ट में। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, पर किसी भी सब्जेक्ट में आपको पीएचडी नहीं करनी, आपको डीप में किसी में भी ज्यादा नहीं घुसना है। जितना सिलेबस में दिया है उतना आपको पढ़ना है। यहाँ सभी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स होंगे, साइंस के भी होंगे, आर्ट्स के भी होंगे, ह्यूमैनिटीज के हैं स्टूडेंट्स, सब तरह के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स भी होंगे। और उनके मन में ये डाउट होगा, जैसे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स और साइंस वाले स्टूडेंट्स के मन में ये हो सकता है, ये डाउट हो मैं हिस्ट्री कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और जिनके पास हिस्ट्री रहा हो, आर्ट्स के सब्जेक्ट रहे हो, उनके मन में ये डाउट हो सकता है मैं साइंस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो सबको सब कुछ नहीं आता, पर यहाँ जब आप तैयारी शुरू करते हो तो जो बेसिक सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में हैं वो धीरे धीरे आपको आ ही जाते हैं, और इतना आ जाते हैं कि आपको आरएएस में सिलेक्शन दिला दे। तो आपको इस चीज से बिल्कुल नहीं घबराना कि आप किस स्ट्रीम से हो, क्या आपके पास ग्रेजुएशन के टाइम पे था सब्जेक्ट, या कई बार ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन के टाइम पे आपके जो रिजल्ट्स होते हैं या आपकी जो परसेंटेज होती है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होती। कुछ लोग तो टॉपर्स होते हैं, बट सबकी परसेंटेज बहुत हाई नहीं होती। और उस लो परसेंटेज की वजह से कभी आप अपने आप को कम ना आके, ये हो सकता है उस समय की परिस्थिति कुछ अलग रही हो, उस समय आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हो किसी भी कारण से, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप आगे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं दे सकते। आप सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे सकते हो। ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसमें आपको पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में सिलेबस की तैयारी करनी होती है। इसमें आपका पिछला बैकग्राउंड क्या रहा है ये मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है, जिस दौरान आप तैयारी कर रहे हो उस दौरान आप अच्छे से तैयारी करो, पूरा दृढ़ निश्चय होकर, इधर उधर भटकना नहीं है। लक्ष्य एक तो बड़ा होना चाहिए, और दूसरी चीज जो है, लक्ष्य आपका स्पष्ट होना चाहिए। आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, आपको क्या चाहिए आपके जीवन से। उसमें अगर स्पष्टता होगी तो आप जरूर अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। केवल लक्ष्य बड़ा नहीं रखना, बड़ा रखने के साथ साथ क्या रखना है? स्पष्ट रखना है, क्लियरिटी होनी चाहिए, विजन में क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी अपनी अपनी मंजिल तक आप पहुंच पाओगे। आपने सुना होगा, जहां चाह है वहां राह है। जहां आप दिल से किसी चीज को चाहते हो वहीं पे आपको रास्ता मिलता है, राह मिलती है। और आपने पहला कदम उठा दिया है, आपने राह चुन ली है कि आपको सिविल सर्वेंट बनना है और तैयारी स्टार्ट करनी। और ये यकीन मानिए, ये जो आपने राहें चुनी है ये आपको मंजिल तक जरूर लेकर जाएंगे। टाइम जरूर लग सकता है, पर आपको ये मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। जैसा एक कोटेशन है कि ये राहें जो हैं
ये राहें मंजिल तक ले ही जाएंगी, हौसला रखो। ये राहें मंजिल तक ले ही जाएंगी, हौसला रखो। कभी सुना है अंधेरों ने सवेरों को ना होने दिया हो? क्या अंधेरा कभी सवेरे को होने से रोक सकता है? नहीं रोक सकता। इसीलिए अगर आप पूरा दृढ़ निश्चय होकर तैयारी करें तो कोई भी आपको सफलता प्राप्त करने से रोक नहीं सकता। अभी बहुत से आलोचक होंगे आपके जीवन में, बहुत से लोग, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, कि तुम क्या करने निकले हो, तुम्हें नहीं पता कितना कंपटीशन है, क्या तुम इस कंपटीशन को बीट कर पाओगे, तुम क्या सेलेक्ट हो पाओगे। हमारे मन में ये बहुत सारे डाउट्स होते हैं, हर किसी के मन में होते हैं। और जब दूसरे आसपास के लोग हम पे शक करते हैं या हमारी जो काबिलियत है उसको पहचानते नहीं है, तब हम भी थोड़े बहुत कई बार घबरा जाते हैं। पर आपको उससे घबराना नहीं। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि अगर आप खुद अपने आप पे भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया आप पे कभी भरोसा नहीं करेगी। पहले आपको खुद पे इतना भरोसा होना चाहिए कि आसपास के लोग आपके खिलाफ कुछ भी बोलें, आपकी कितनी भी आलोचना करें, आपकी तैयारी के दौरान बहुत कुछ होगा। आप घर जाओगे छुट्टियों में या इधर उधर जब जाओगे तो लोग कहेंगे ओहो 1 साल हो गया तैयारी कर रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो रिजल्ट इतना जल्दी नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता रिजल्ट इतना जल्दी। तो रिजल्ट के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सब्र रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, तब जाके आपको रिजल्ट मिलता है। और एक व्यक्ति अपनी काबिलियत खुद ही पहचान के आगे बढ़ता है। अगर वो खुद अपनी काबिलियत नहीं पहचानेगा तो दुनिया उसकी काबिलियत को कभी पहचान पाएगी? कभी उसकी वैल्यू होगी जीवन में? हमारी वैल्यू हम खुद करेंगे तभी तो दूसरे लोग हमारी वैल्यू करेंगे। एक कहानी सुनाती हूँ आपको छोटी सी, एक पिता और पुत्र की कहानी। एक पिता थे, उनके पास उनका पुत्र आकर पूछता है कि पिताजी मेरा मूल्य क्या है, मेरी काबिलियत क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हैं, मैं क्या करूं जीवन में। तो पिताजी उसको समझाने के लिए उसको एक पत्थर दिया पिताजी ने, और पत्थर देकर कहा कि बेटा ये पत्थर लेके तुम बाजार जाओ और बाजार में जाकर इस पत्थर को बेचो। और बेचते समय तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है कि तुम्हें बोलना कुछ नहीं। जो भी तुम्हें इस पत्थर का मूल्य पूछे उसके सामने बस आप ये 2 उंगलियां जाकर उसको दिखा दोगे। कोई भी आपसे पत्थर का मूल्य पूछे आपको सिर्फ ये 2 उंगली दिखानी। वो बाजार जाता है बच्चा, बाजार में जाकर उसे एक महिला जो है पत्थर खरीदने आती है, वो पूछती है इसका मूल्य क्या है। वो बच्चा बस 2 उंगलियां जो है अपनी दिखाता है। तो महिला जो है उस 2 से अंदाजा लगाती है क्या 200 रुपए का पत्थर है। तो महिला ने उसका अंदाजा लगाया कि चलो ये 200 रुपए का पत्थर है। वो बच्चा वापस भागकर पिताजी के पास गया और बोला पिताजी बाजार में किसी महिला ने इस पत्थर के दाम लगाए 200 रुपए। फिर पिताजी ने कहा अच्छा इसी पत्थर को लेकर तुम म्यूजियम जाओ, संग्रहालय जो होता है वहां जाओ। म्यूजियम गया वो बच्चा। म्यूजियम जाने पर उससे पूछा गया कि अच्छा ये पत्थर कितने में बेच रहे हो। उसने वापस 2 उंगलियां दिखाई और 2 उंगलियां दिखाने पर म्यूजियम वाला जो व्यक्ति था उसने कहा अच्छा क्या ये पत्थर 20,000 का है, क्योंकि म्यूजियम में संग्रहालय में जो चीजें बेचने आते हैं वो महंगी होती है। तो उन्होंने कहा क्या ये पत्थर 20,000 का है। तो वो वापस गया बच्चा भागते हुए अपने पिताजी के पास और बोला कि पिताजी अब इस पत्थर के मूल्य जो है म्यूजियम के अंदर 20,000 रुपए लगाया गया है। फिर उसके पिताजी ने कहा अब ऐसा करो तुम बहुमूल्य पत्थर वाला जो व्यक्ति है, पत्थर खरीदने वाला जो व्यक्ति है उसके पास जाओ। वो प्रीशियस स्टोन्स खरीदने वाले व्यक्ति के पास गया और वहां जाकर वापस उसने पत्थर दिखाया और मूल्य पूछे जाने पर उसने 2 उंगलियां दिखाई। और वहां प्रीशियस स्टोन की दुकान में उसके पत्थर का मूल्य आंका गया 2 लाख रुपए। और वापस आकर उसने पिताजी से कहा इस बार मेरे पत्थर का मूल्य जो है 2 लाख रुपए आंका गया है। तो आपने देखा वो सेम पत्थर था, बाजार में उसका मूल्य अलग था, म्यूजियम में उसका मूल्य अलग था और बहुमूल्य पत्थर की दुकान पर उसका मूल्य अलग था। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मूल्य हो सकते हैं। आपकी वैल्यू डिपेंड करती है कि आप किस स्थान पर जाकर अपने आप को रखते हो। आप खुद अगर किसी निचले स्थान पर जाकर सेटल हो जाओगे, जीवन में कोई लक्ष्य बड़ा नहीं रखोगे, तो आपका कीमत, आपकी वैल्यू केवल क्या रह जाएगी, उसी निचले स्थान तक रह जाएगी। और अगर कोई बड़ा लक्ष्य बनाकर, बड़ा एम करके आप कोई बड़ी चीज टारगेट करोगे और अपने आप को किसी बड़े ओहदे पर या बड़ी पोस्ट पर सोचोगे तो आपका मूल्य भी बढ़ जाएगा। योर वैल्यू डिपेंड्स ऑन द प्लेस वेयर यू प्लेस योर सेल्फ। जिस स्थान पर आप अपने आप को रखते हैं वो स्थान निर्धारित करता है कि आपकी कीमत क्या है। तो आपने सबसे बड़ी चीज जो आज की है, अपने जीवन में ये फैसला किया है कि सिविल सर्विसेज में जाना है, आरएएस बनना है, जो राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ, सर्व सम्मानित जो सेवाएं हैं उनमें आप आना चाहते हो। तो इसके लिए आप अपने आप को शाबाशी दो। आपने बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि आपने अपने आप को कम नहीं आका, आपने अपने आप को ज्यादा आका है, अच्छा आका है, और आपने अपने आप को एक बेस्ट प्लेस पे आकर और खड़ा करने की कोशिश की, जिसके लिए आप लोग सब जो हैं और आपके पेरेंट्स जिन्होंने आपको यहाँ भेजा है
वो सब के सब जो है बधाई के पात्र हैं। रियल में बहुत बड़ा डिसीजन होता है, आपको लगता है बहुत छोटा डिसीजन है, पर किसी से पूछो, आम लोग ये डिसीजन ले ही नहीं पाते, बहुत कठिन होता है। क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां होती हैं सबके घर में, सबके कोई ना कोई समस्याएं होती हैं, और ऐसी समस्याओं से उभर कर और बड़ा कुछ सोचना जीवन में, वो बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए इस कहानी से आप ये याद रखो कि आपकी वैल्यू कौन तय करेगा, आप किस स्थान पर अपने आप को रखते हो, और रखने की जो है काम वो किसका है, आपका खुद का है। तो आप अपने आप को बेस्ट प्लेस पे रखो, आपकी बेस्ट वैल्यू होगी, आपका मूल्य बढ़ जाएगा। तो इसीलिए सबसे बड़ी चीज तो आपने आज ये कर ली है, ये निर्णय ले लिया है कि आरएस बनना है। और जैसा मैंने कहा, जहां चाह है वहां राह है। रास्ते आरएस के बहुत लंबे हैं। जैसे आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, कहीं तो पता होगा आपको कि आरएस एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं बड़े बड़े। पहले होता है प्री का एग्जाम, फिर होता है मेंस का लिखित परीक्षा, और उसके बाद तीसरी पड़ाव जो है उसमें क्या होता है, आपका इंटरव्यू। तो 3 प्रोसेस हैं, तीनों प्रोसेसेस के बीच में कुछ महीनों का अंतराल होता है, कुछ मंथ्स होते हैं। और ये जो प्रोसेस है अपने आप में, पहले आप 1 साल भर तैयारी करते हो, उसके बाद आप एग्जाम देते हो, एग्जाम खुद अपने आप में प्रोसेस ले लेता है 1-1.5 साल का। तो इसका मतलब ये प्रोसेस बहुत लंबा है। और इतने लंबे प्रोसेस में अगर आपको टिके रहना है तो आपको एक तो होना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कर दिखाऊंगा, समय जरूर लग रहा है पर मैं कर दिखाऊंगा, एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य बिना रखे जो है कोई आरएस में सफल नहीं हो सकता। पूजा करके होंगे कोई, उनके पेरेंट्स बुला रहे नीचे, पूजा पूजा सरनेम पूजा छिपा, पूजा, हाँ आप यहाँ से यहाँ से जाओ, आगे चलो। तो इसीलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। एक दिन में आपको सफलता नहीं मिलेगी, बहुत आपको परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रेगुलर स्टडीज करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके आप आरएस का लक्ष्य प्राप्त कर पाओगे। पर जैसा आपको सर ने बताया अभी अभी कि बाकी सब चीजों की तुलना करें, अगर हम जैसे किसी बिजनेस को सेटअप करने की तुलना करें, या फिर आप किसी राजनीतिक पार्टी में जाकर नेता बनने का प्रयास करें, तो उसमें बहुत वर्ष लगते हैं। आरएस तो उसकी तुलना में थोड़े कम ही वर्ष ले रहा है। तो सबसे सरल तरीका अपने जीवन को अच्छा बनाने का, सार्थक बनाने का क्या हो सकता है, सिविल सेवाओं के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देकर और सीधे बड़े ओहदे को प्राप्त करना। इससे सरल कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ एक एग्जाम देना है, एग्जाम पास करना है, उसमें टॉप किया तो आपको सर्वश्रेष्ठ जो आपकी ये है सर्विसेज, उसमें आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। तो है तो सरल ही दूसरे चीजों की तुलना में, पर सफर लंबा है। अगर आप ये सोचकर आए हैं कि एक ही दिन में आरएस बन जाऊंगा, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको प्रकृति से, नेचर से कुछ सीखना चाहिए। नेचर आपने देखा होगा अपने आप में बहुत सी चीजें सिखाता है, हालांकि हम उस चीज को कभी नोट नहीं करते। एक तो जो नदी है, नदी में निरंतरता होती है, निरंतर बहती रहती है। वैसे ही आपको अपनी स्टडीज जो है, अपनी पढ़ाई, उसको निरंतर रखना है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। दूसरी चीज जो नेचर, प्रकृति हमें सिखाती है, वो ये है कि एक दिन में कोई बदलाव नहीं होते, बदलाव होने के लिए समय लगता है। जैसे आपने कोई बीज लिया और किसी पौधे का बीज जो है आपने मिट्टी में डाला, और आप ये उम्मीद करो एक ही दिन में पेड़ उग जाए और एक ही दिन में जो है उस पर फल लग जाए, ये संभव नहीं है। धीरे धीरे होती है सब चीजें। तो धीरे धीरे होने के लिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। धैर्य होगा तो चीजें आराम से धीरे धीरे हो जाएंगी। आपको पता है, एक स्टेप लेते हैं हमें दूसरा स्टेप क्लियरली दिखने लगता है, दूसरा लेते हैं तो तीसरा दिखने लगता है, तीसरा लेते हैं चौथा दिखने लगता है। इसी तरह से धीरे धीरे हम पहुंच जाते हैं हमारी मंजिल तक। तो धीरे धीरे बढ़ना होगा आगे, और धैर्य के साथ बढ़ना होगा, पर मेहनत आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। कोई अगर ये कह ले कि बिना मेहनत के आरएस बन सकते, तो ऐसा नहीं। स्मार्ट स्टडी करो, सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी करो, पर करनी तो पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा। तो पढ़ने का लक्ष्य बनाकर आए हो और आपको पूरा ये पता है कि हाँ आप इतनी मेहनत कर लोगे, तो आपको कोई सफल होने से रोक नहीं सकता। आपको पता है, अगर आप चमकना चाहते हो अपने जीवन में, लाइफ में अगर चमकना चाहते हो, चमकते सितारे बनना चाहते हो, तो चमकने के लिए थोड़ा घिसना तो पड़ेगा। बिना घिसे तो कोई भी चीज चमक नहीं सकती। तो घिसना पड़ेगा, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। और कुछ लोग जो किस्मत पे रोते हैं कि मेरी किस्मत में ये नहीं है, मेरी किस्मत में वो नहीं है, किस्मत कुछ नहीं होती। आप अगर परिश्रम करो तो परिश्रम ही आपकी किस्मत के दरवाजे खोल देगा, परिश्रम ही आपकी किस्मत के दरवाजे की चाबी है। इसीलिए आप अगर मेहनत करें, पढ़ाई करें रेगुलर, तो आपको आरएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। नेवर गिव एटीट्यूड, नेवर गिव अप एटीट्यूड जो होता है, वो आपको सफलता तक लेकर जाता है। कभी भी बीच में थक हार के हमें अपने लक्ष्य को छोड़ नहीं देना है, हमको निरंतर प्रयास करते रहना है।
तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको पता है कंसिस्टेंसी, जिसको हम निरंतरता कहते हैं, कंसिस्टेंसी या निरंतरता एक सामान्य से व्यक्ति को भी सर्वश्रेष्ठ बना सकती अगर वो लगातार प्रयास करे तो। कंसिस्टेंसी कैन कन्वर्ट और ट्रांसफॉर्म एवरेज इनटू एक्सीलेंट। कोई भी एवरेज चीज को एक्सीलेंट बनाया जा सकता है कंसिस्टेंसी से। आपने एक बहुत सामान्य सा, एक बहुत कॉमन दोहा सुना होगा, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर करत निशान। तो सोचिए, रस्सी भी अगर पत्थर के ऊपर निशान कर सकती है लगातार, अगर वो चले उस पत्थर के ऊपर। आपने ये भी सुना होगा कि पानी की बूंद किसी पत्थर पर जब लगातार गिरती है तो वो पानी की बूंद पत्थर में भी सुराख कर देती है, छेद कर देती है। तो हम लोग भी कर सकते हैं, आप लोग भी सफल हो सकते हो अगर आप निरंतर प्रयास करो। निरंतरता का मतलब क्या है यहाँ पे? कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब है, आप अगर ये सोचें कि मैं एग्जाम से 2 दिन पहले 24-24 घंटे पढ़ूंगा, रातों को सोऊंगा नहीं और एग्जाम में परफॉर्म करके मैं आरएस बन जाऊंगा, तो ऐसा संभव नहीं है। कैसे किया जाए इसको? तो करना कुछ नहीं है, डेली जो आपको पढ़ाया जाता है उसको आप कंसिस्टेंटली, निरंतरता से रोज रिवाइज करें। रोज 4-5 घंटे, 6 घंटे भी डेली के अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा होगा, आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। ये नहीं है कि एक दिन में आप 24 घंटे पढ़ लो, 20 घंटे पढ़ लो और चमत्कार हो जाएगा। एक दिन में चमत्कार नहीं होता, डेली 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 थोड़ा 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 पढ़ते हो तो उससे चमत्कार होता है, उससे चीजें क्लियर होती। और कई बार ऐसा होता है कि कोई कॉन्सेप्ट जो आज आपने पढ़ा, आप थोड़ा सा उस पर विचार करते हो, उसको रिवाइज करते हो, 2 दिन बाद दोबारा उसको रिवाइज करते हो। कभी आपने ऐसा नोटिस किया है कभी भी पढ़ाई करते वक्त कि एक किताब को जब हम सेकेंड टाइम पढ़ते हैं, दूसरी बार थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आती, तीसरी बार पढ़ते हैं तो उसमें कोई नया पहलू हमारे सामने आता है जो हमें फर्स्ट रीडिंग में नहीं समझ में आया था। तो अगर आप कंटिन्यूअसली रेगुलर स्टडीज करोगे, एक ही चीज को 10 बार रिवाइज करोगे बजाय के 10 चीजों को एक एक बार रिवाइज करने के, तो आप आसानी से सफल हो पाओगे। एक चीज को 10 बार पढ़ना है बजाय के 10 चीजों को एक एक बार पढ़ने के, क्योंकि एक चीज को 10 बार पढ़ने से वो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं आपको, कई सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जिनके अंदर आपको अगर उसकी मूल अवधारणा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह पता है तो आप आराम से एग्जाम में उसको क्लियर कर सकते हो सब्जेक्ट को, उसमें रटने की भी जरूरत नहीं होती। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं ना समझने वाले, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, उनको आप एग्जाम में आराम से डील कर सकते हो। तो इसीलिए आपको स्टडीज में कंटिन्यूस आपको पढ़ना है, डेली पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, तभी आप सफल हो पाओगे। नहीं तो एक दिन में तो सफल कोई भी नहीं हो सकता, आपको लगातार प्रयास करने होंगे। दूसरी चीज, आरएस में आप लोगों को पता है कि 4 पेपर्स होते हैं मेंस के सिलेबस में। प्री में तो होता है आपका एक जनरल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है, मतलब जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होता है, जिसमें 4 ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना होता है। और प्री में आपको केवल क्या करना होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं, उसमें टॉप नहीं होता, उसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के बाद आपका मेंस का पेपर होता है। मेंस के पेपर में आपके 4 सब्जेक्ट, 4 पेपर्स होते हैं, पेपर 1, 2, 3 और 4। और हर एक पेपर में कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। जैसे पेपर 1 है, पेपर 1 में आपके हिस्ट्री है, हिस्ट्री भी अलग अलग है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, राजस्थान हिस्ट्री भी है, इंडिया की हिस्ट्री भी है, इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री भी है, एंशिएंट भी है, हर तरह की हिस्ट्री है, इतिहास है। इतिहास के अलावा आपकी इकोनॉमी जो है वो भी उसी पेपर में है, मैनेजमेंट भी उसी पेपर में है। तो पेपर 1 में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। पेपर 2 में भी आपके काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पेपर 2 में है साइंस, ज्योग्राफी, एथिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है पेपर 2 में। और इसी तरह से पेपर 3 में कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके लॉ है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। और लास्ट जो पेपर 4 है वो आपका ग्रामर का पेपर है, जिसमें आपके हिंदी और इंग्लिश ग्रामर आपके दे रखी। तो हर एक पेपर में अच्छा स्कोर करके आप आरएएस में अच्छी रैंक बना सकते हो। और पेपर 4 जो है ग्रामर वाला पेपर, वो पेपर 4 आपको बहुत अच्छे नंबर दिला सकता है। और ग्रामर हम बचपन से पढ़ते आए हैं, हमने कितनी बार बचपन में विलोम शब्द रिवाइज किए हैं, कितनी बार हमने प्रायवाची पढ़े हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स पढ़े हैं, वही बेसिक चीजें आने वाली। तो कुछ बहुत अलग या विचित्र या कोई डिफरेंट सिलेबस नहीं है। वो सिलेबस कौन सा है, जो आज तक आपने 10th 11th क्लास तक जो पढ़ा है, बेसिक बेसिक वो चीजें हैं हर सब्जेक्ट में, चाहे वो इंग्लिश, हिंदी हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हर एक सब्जेक्ट में आपके बेसिक बेसिक चीजें पूछी जाएंगी। तो इतना तो आप कर ही सकते हो। जब स्कूल के बच्चे वो समझ के बोर्ड के एग्जाम दे सकते हैं, तो आप लोग तो उनसे बड़े हो,
आप लोग भी कर ही सकते हो। तो ये कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूं, और कर भी सकते हो आप। अब आपको जो चीजें आरएस में ध्यान रखनी है, जैसा मैंने बोला, आरएएस, आरएएस जो है वो इन 3 चीजों पर निर्भर करता है। आर फॉर रेगुलर स्टडीज, निरंतर आपको अध्ययन करना है, रेगुलर स्टडीज करनी है। एक दिन में पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, डेली पढ़ना पड़ेगा जब तक आपके एग्जाम ना हो। हम एक हफ्ते में एक दिन हमारी अच्छी पढ़ाई हो जाती है, उसी अच्छे दिन को लेकर खुश होते रहते 10 दिन तक। उस दिन मैंने मंडे को अच्छी पढ़ाई की थी, उस दिन मैंने पूरी किताब सल्टा दी थी, उसके बाद 4-5 दिन के अब मैं सेलिब्रेट कर रहा हूं उस चीज को। तो वो सेलिब्रेशन बीच बीच में नहीं चलेगा, कंटिन्यू स्टडी करनी पड़ेगी आपको, तभी आपका जो है आप टारगेट तक पहुंच पाओगे। उसके अलावा आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब यह है कि आपको कभी भी निराश हताश नहीं होना, क्योंकि इसमें रिजल्ट आपको एक दिन में नहीं मिलता है। तो कई बार आप इस लंबी तैयारी में बीच बीच में थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स, कि पता नहीं कब तो एग्जाम होगा, कब मैं बनूंगा, कब क्या होगा। तो थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ेगा, एक दिन में कुछ भी नहीं होगा। तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। नकारात्मक सोचोगे तो नकारात्मक ही होगा, सकारात्मक सोचोगे तो सकारात्मक होगा। तो पॉजिटिव सोचो कि हाँ मैं सफल हो सकता हूँ, बस मुझे मेहनत करनी। और बाकी लोग जो टॉप में आते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी ये सिलेबस को भी फॉलो करके आते हैं ना टॉप में, तो आपको भी सिलेबस को फॉलो करना है। तीसरी चीज जो है वो है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट मतलब खुद का निष्पक्ष आपको मूल्यांकन करना है। ये सब जिसने कर लिया वो बन सकता है आरएस। निष्पक्ष मूल्यांकन का यहाँ पे क्या मतलब है? सेल्फ असेसमेंट, वो भी अनबायस्ड असेसमेंट। मतलब आप जब पढ़ रहे हो, आप जब अपना आंसर लिख रहे हो, तो आप अपना आंसर लिखते हैं या निबंध लिखते हैं, हमें लगता है कि मैंने जीवन में मैंने सबसे अच्छा निबंध लिख दिया है, जीवन का सर्वश्रेष्ठ निबंध लिख दिया, इसमें कोई कमी नहीं है। और कोई अगला बंदा आके अगर कमी निकालता है तो आप उस पर चिढ़ जाते हो, इतना तो अच्छा लिखा है, तेरे से तो इतना भी नहीं लिखा जाता, लिख के दिखा देखे। तो हम लोग थोड़ा सा, हमारी जो क्रिटिक्स होते हैं या हमारी कोई आलोचना करता है तो उसको हम पॉजिटिवली नहीं लेते। आलोचना को पॉजिटिवली लेना है, खुद की चीज को भी आपको पॉजिटिवली लेकर खुद को सेल्फ असेस करना है, बिल्कुल निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। किसी सब्जेक्ट में आपके अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसमें यह ना सोचे कि चेकिंग गलत हो रही है, शायद नहीं तो मैंने तो करा तो बहुत अच्छा है, पता नहीं चेक करने वाले नंबर ही नहीं दिए, कोई तो कमी रही होगी, उस कमी को सुधारते जाना है। तैयारी के दौरान अगर आप अपनी आंखें खुली रखेंगे, अपने आप का निष्पक्ष मूल्यांकन करेंगे, तो आपको ये पता रहेगा कि हर टेस्ट में आपके जो नंबर आ रहे हैं, अगर कम आ रहे हैं तो उसका कारण क्या है। कोशिश करें उसमें सुधार लाने की, कि किस तरह से आप अपने उत्तरों को और बेहतर बनाएं, अपने आंसर्स को और बेटर करें, ताकि आगे से आपको मार्क्स अच्छे मिले। आपको पता है वीकली टेस्ट होते हैं, यहाँ हर मंडे को टेस्ट होता है। वीकली टेस्ट में आपकी जो कॉपीज चेक होके आती हैं, उसमें कभी आपके किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम हो सकते हैं, किसी में ज्यादा हो सकते हैं। ज्यादा ध्यान देने की जरूरत आपको किस पे है? जिनमें बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं उसमें ध्यान दो कि नंबर कम क्यों आ रहे हैं। सिवाय ये करने के कुछ लोग उस सब्जेक्ट को कि इसमें तो आते ही नहीं, कितना भी पढ़ लूं नहीं आते मेरे नंबर, ऐसे छोड़ देते हैं। ऐसे छोड़ना नहीं है, आपको पूरा देखना है कि कहाँ कमी रह रही है और उस कमी को आपको सुधारना है। अगर आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप चलते गए, अपनी कमियों में सुधार लाते गए, कमियों में सुधार तभी हो सकता है जब आप अपना असेसमेंट करें, आप अपना मूल्यांकन करें कि मैं हाँ कम कहाँ पे है, कमी कहाँ पे रह गई, क्या सुधार हो सकता है। तो अगर आप अपनी कमी को पहचानेंगे तो आप आगे चल के सुधार कर पाएंगे। तो सुधार करने के लिए पहली चीज क्या है? कमी को पहचानना। तो आरएस बनने के लिए रेगुलर स्टडीज करो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, सेल्फ मोटिवेटेड रहो, हमेशा अपना जो है एनर्जीज को हाई रखो, और तीसरी चीज जो है अपना सेल्फ असेसमेंट, स्वयं का मूल्यांकन करते रहो कि क्या कमी है, कहाँ सुधार की गुंजाइश है। तो आप आरएस जरूर से आसानी से बन सकते हो। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी। तो आरएस जो है बनने का सफर लंबा जरूर है, पर अगर आपने निरंतर अध्ययन किया, निरंतर प्रयास किया, सिलेबस पूरा कवर कर लिया, तो आप जरूर, सब लोग जो यहाँ बैठे हैं सबके सब आरएस बन सकते हैं। कोई एक ही नहीं, कोई ये ना सोचे कि मेरे ग्रेजुएशन में परसेंटेज कम थे तो मैं नहीं बन सकता, सब बन सकते। क्योंकि इस काल के दौरान, इस टाइम के दौरान जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टाइम मेहनत कर लो। इस टाइम अपना पूरा जीवन, पूरा अपना जो लाइफस्टाइल है वो इस तरह से बनाओ कि आपका पूरा टाइम किसके लिए हो? स्टडीज के लिए हो, अध्ययन के लिए।
तो आप जरूर से सफल होगे। और सफल होने के बाद जो आनंद की आपको प्राप्ति होगी, उस आनंद को शब्दों में वर्णन करना ही मुश्किल है, कोई डिफाइन ही नहीं कर सकता। लोगों का नजरिया, सोसाइटी का नजरिया आपके प्रति बिल्कुल बदल जाएगा। लोग आगे से आएंगे, जो रिश्तेदार आज आपको पहचानते भी नहीं है वो आगे से आएंगे कि मैं तुम्हारे काके के मामा का, भतीजे का, पता नहीं व्हाट हूं। वो दूर दराज के रिश्ते निकाल निकाल के आएंगे, अरे आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं ये, हमारा भी ध्यान रखना। तो ऐसा होगा, आपको जो है सोसाइटी में जो आज कोई नहीं जानता है, बाद में आपको लोग अपने आप जानेंगे, और जो नहीं भी जानता है वो कहीं ना कहीं से आपके साथ जानकारी निकालेगा, आपसे आकर मिलेगा। आप किसी पार्टी में जाओगे, किसी गैदरिंग में जाओगे, वहां दो लोग आपसे आकर, आगे से आकर मिलेंगे। अभी तो ये होता है हम जा जाके मिलते हैं, अरे मामा जी मेरे को पहचाना नहीं, मैं दूर का कोई कजन है या कोई भी है, तो आप खुद जाकर इंट्रोड्यूस करते हो। अगर आप सफल हुए, आप बड़े अधिकारी बने, आप सिविल सर्विसेज में आए, ये इतना सम्मानजनक सेवाएं हैं, इतना प्रेस्टिजियस सर्विसेज हैं कि इसमें आने के बाद इंसान की खुद की प्रेस्टीज भी बढ़ जाती, उसका सम्मान समाज में जो है बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, समाज आपको पहचानने लगता है, लोग आपको पहचानने लगते हैं, आगे से आकर लोग मिलते हैं, सम्मान करते हैं। आज जो उंगलियां आप पे उठ रही हैं, कल को वही उंगलियां जो हैं क्या करेंगे, आपके लिए तालियां बजाएंगी। वही लोग कहेंगे, देखा मैंने कहा था ये बच्चा जरूर कुछ करके दिखाएगा जीवन में। भले ही तैयारी के दौरान वो कहते हो कि पता नहीं क्या करता है, रोज इधर उधर घूमता फिरता है, पढ़ता तो है नहीं, कभी मैंने देखा नहीं पढ़ते हुए, तो और पैसे बिगाड़ रहे मम्मी पापा के, यही कहते हैं लोग। तो पर जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, तब तक आप इन लोगों के मुंह बंद नहीं कर सकते। तो आपको किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अपना निरंतर प्रयास करते रहें, सफलता अपने आप सब चीजों का जवाब दे देगी। आप तैयारी इतनी स्ट्रांग करें कि आप जरूर से सफल हो, और सफल होने के बाद आपके जो भी आलोचक हैं वो आपके प्रशंसक बन जाएंगे। तो आलोचक जरूर से प्रशंसक बनेंगे अगर आप सफल हुए तो। और सफल होना ना होना किस पे निर्भर करता है, आप पे या समाज पे या दूसरे आलोचकों पे? आप पे निर्भर करता है। आप पे निर्भर करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो। आप अगर रोज के रोज डाइवर्ट हो, इधर से उधर, इधर से उधर, आज ये कर लूं कल ये कर लूं, तब तो नहीं होगा। दो नाव में कोई भी सवार होके नहीं चल सकता, और दरिया दो नाव में सवार होके पार नहीं किया जा सकता। अगर दरिया पार करना है तो एक ही नाव पे सवार होना पड़ेगा, लक्ष्य स्पष्ट रखना पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकते हो, वरना आपको मुश्किल होगी। आगे आने वाले सेशन में आपका क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा। और दूसरी चीज जो है, यहाँ पे अभी आगे मेरे बाद जो आने वाले हैं वो हैं, एक तो सरिता शर्मा मैम आने वाले, जिनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। और लास्ट में मेरे बाद बस अब दो ही लोग आने वाले, एक तो टॉपर आने वाले और एक दिलीप सर आने वाले। दिलीप सर जो कि स्प्रिंग बोर्ड के डायरेक्टर है। तो दो लोग और हैं, उनकी और बातें आप सुन लीजिए, आपको उनसे एक्सपीरियंस उनके माध्यम से आपको मिलेगा। अब ये सब चीजें जो हैं, विजय सर ने काफी कुछ बता दिया, मैंने काफी कुछ बता दिया। आगे आप आओगे, स्प्रिंग बोर्ड ज्वाइन करोगे, तो आगे धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी क्लासेस चलेंगे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। और आरएस की तैयारी करना अपने आप में एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है लाइफ का। सिविल सर्विसेज, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे आरपीएससी हो, इनकी तैयारी करने से ही हमारा माइंडसेट इतना ब्रॉड हो जाता है, हमें इतनी सारी चीजें समझ में आने लगती है। वही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, और सफलता भी जरूर मिलेगी अगर निरंतर प्रयास आपके रहेंगे तो। अब देखिए सरिता मैम जो आने वाली है नेक्स्ट, सरिता मैम के बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ। सरिता मैम ने आरएस 2013 क्लियर किया, आरएस 2016 भी क्लियर किया। पर होता यह है कि कभी कभी जो है रैंक उतना अच्छी नहीं बनती है, तो सबॉर्डिनेट सर्विसेज मिल जाती है। तो उनका आरएस में सिलेक्शन हुआ दोनों बार, 13 में और 16 में, पर उनको मिली सबॉर्डिनेट सर्विसेज। उन्होंने ज्वाइन किया सबॉर्डिनेट सर्विसेज को, पर उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। उन्होंने आगे 2018 का जो आरएस का एग्जाम हुआ उसको भी दिया, और 2018 का जब एग्जाम दिया उन्होंने, तो उसमें उनकी रैंक बनी 21वीं रैंक बनी, जो कि एक टॉपर लिस्ट में है। और 21वीं रैंक बनने के कारण उनको जो है अब राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मतलब एसडीएम की जो पोस्ट है वो उनको मिल चुकी। अभी वो जयपुर में ट्रेनिंग के दौरान यहाँ जयपुर में आए हुए हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि ट्रेनिंग के दौरान वो जयपुर आए हुए हैं और हमारे साथ मुलाकात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। अब आप सोचिए सरिता जी, जिन्होंने 2013 में भी दिया एग्जाम, 16 में भी दिया, अगर वो 13 और 16 के एग्जाम से ही, उसके रिजल्ट से ही संतुष्ट होकर वहां रुक जाती, तो क्या कभी वो एसडीएम बन पाती?
या 21वीं रैंक कभी प्राप्त कर पाती, इतने बड़े ओहदे पर या पोस्ट पर वो पहुंच पाती? नहीं। तो इसीलिए थोड़ा सा दृढ़ संकल्प होना चाहिए, मतलब आपका निर्णय जो है वो ऐसे डगमग ना हो। अगर क्लियर होगा लक्ष्य तो आप जरूर देर सवेर ही सही पर पहुंचोगे जरूर मंजिल तक। जैसे सरिता मैम पहुंची हैं, 21वीं रैंक बनी है इनकी, तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी बार एग्जाम देना, उसके लिए बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। एक दो बार एग्जाम देते हैं इंसान हार जाता है। और आपको पता है, जब दूसरी तरफ, एक तरफ तो तैयारी चल रही होती, दूसरी तरफ महिलाओं की और गर्ल्स की लाइफ में दूसरी चीजें भी चलने लग जाती। पेरेंट्स शादी करवा देते हैं, तो इसी दौरान उनकी शादी भी हो गई सरिता मैम की। शादी के साथ साथ इसी तैयारी के दौरान उनके जो है बेबी भी हो गया। तो सोचिए किस तरह की परिस्थितियों में इंसान उससे भी लड़कर और उस दौरान भी तैयारी करके अगर वो टॉप कर रहा है तो कितनी बड़ी बात है। आपको पता है कितनी सारी जिम्मेदारियां आ जाती है शादी के बाद, और बच्चे के बाद तो और भी ज्यादा जिम्मेदारियां आ जाती है। उन सब जिम्मेदारियों के साथ साथ उन्होंने तैयारी की है, और तैयारी के बाद जो है उन्होंने इतनी अच्छी रैंक पे सिलेक्शन प्राप्त किया। आप खुद के बारे में सोचो, आपकी परिस्थिति काफी बेटर है। अभी आप में से कई लोगों की जिम्मेदारियां होंगी, पर आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी बस ग्रेजुएशन करके आए, आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा लोड नहीं है, आपकी कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, अभी आपका सिर्फ एक काम है, पढ़ना। तो ये तो कर ही सकते हैं हम ईमानदारी से। कई लोग जॉब के साथ तैयारी करते हैं, आप लोगों को कम से कम कई लोगों को ये तो नहीं करना ना, पूरा कंप्लीटली स्टडीज पे ही ओरिएंटेड रहना है। तो जो केवल पढ़ाई कर रहे हैं उनको तो और जज्बा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि मेरे को तो केवल पढ़ना ही तो है, एक ही तो काम है, वो तो मैं ढंग से कर सकता हूँ। कर सकते हो ना? तो चलिए, अभी जो है आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सरिता शर्मा मैम आपके नेक्स्ट आने वाली है। मैम आ गए क्या? और इसके बाद लास्ट में सरिता मैम के साथ आप जो भी आपके जो मन में सवाल होते हैं कि टॉपर कैसे बनते हैं, रैंक कैसे आती है, कैसे हम नंबर अच्छे प्राप्त करें, क्या तैयारी के लिए कितने घंटे पढ़ना होता है, ये मन में सवाल हो, कितने घंटे पढ़ना होता है, किस टाइम पढ़ना होता है, रात को या सुबह? नहीं, मैं बताती हूँ, ना रात को ना सुबह, रात और सुबह के बीच वाले समय में पढ़ो। कोई समय नहीं होता पढ़ाई का, सबका अपना समय होता है। किसी को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को शाम को पढ़ना। जिस टाइम आपका माइंड ज्यादा चलता है, जिस टाइम आपको चीजें ज्यादा लर्न होती है, उस टाइम पढ़ो। जितने घंटे में आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक कर सकते हो उतने घंटे में करो। कोई घंटे फिक्स नहीं होते, टारगेट फिक्स किया जाता है डेली का कि आज मुझे इतना करना है हिस्ट्री में, आज मुझे इतना करना है ज्योग्राफी में। बस वो टारगेट लेके चलो, चाहे वो 10 घंटे में पूरा हो रहा है चाहे 6 घंटे में। अगर आप स्मार्ट हो तो आपका जल्दी कवर हो जाएगा। अगर आप धीरे धीरे पढ़ भी रहे हो और इधर दूसरी तरफ फेसबुक चेक करो तो 12 घंटे भी नहीं होगा। तो डिपेंड करता है आप किस तरह से पढ़ रहे हो, और घंटे मायने नहीं रखते। मायने क्या रखता है? कंटेंट, कितना कंटेंट आपने तैयार किया उस घंटे में, वो मायने रखता है। तो आपके जो भी सवाल हैं कि किस तरह से पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, ये सब चीजें आप पूछ सकते हो सरिता मैम से। और सरिता मैम की एक बेस्ट चीज बताती हूँ, सरिता मैम का जो रिजल्ट आया 2018 का, 18 का, जिसमें उनकी 21वीं रैंक बनी, उसमें उनके पेपर 1, 2, 3, 4 चारों पेपर्स में 100+ मार्क्स थे। 200 में से 100 से ज्यादा ही नंबर थे चारों में। और सबसे अच्छे नंबर थे उनके पेपर 1 में। पेपर 1 में उनके नंबर आए 120 के आसपास, 120 के आसपास, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। पेपर 1 में लोगों के 100 से ऊपर जाते ही नहीं है, कई बार 90, 95 के आसपास ही रह जाते नंबर। तो उन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया, कैसे सारे पेपर्स में उन्होंने 100 से ज्यादा स्कोर किया, क्या उनकी स्ट्रैटेजी रही, ये सब चीजें आप उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी आप स्प्रिंग बोर्ड में आओगे तो हम लोग तो हैं ही। ठीक है, तो चलिए, सरिता मैम आ चुके हैं। सरिता मैम का तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। आरएस टॉपर से मिलने वाले आप, आरएस टॉपर 2018, 21वीं रैंक, 21st रैंक। प्लीज वेलकम सरिता मैम, आइए। ये आपके लिए तालियां बजा रहे थे। गुड मॉर्निंग। अरे एक बार जोर से तालियां वापिस।